हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ 1000 years। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Adrisi's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. During this period, information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal area in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. Equally important is the fact that the science of cartography different in the two periods. When historians and documents maps and text from the past, they had to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was प्रोड्यूस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पर तो हमारी बुक में दो मैप दिए गए हैं, एक है मैप 1 और एक है मैप 2। तो देखिए, तो जो मैप 1 है इसको बनाया गया था 1100 CE में, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? एक अरेबियन जियोग्राफर जिसका नाम क्या था? अल इद्रिसी नाम था। उसने इस मैप को बनाया था। तो ये जो मैप है इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक। क्यों दिक्कतें हैं? क्योंकि इससे हम लोगों को क्या, एक तो करेक्ट पता नहीं चल रहा कि किस चीज़ का मैप है। दूसरा, अगर हम लोग इसको समझ ले कि ये इंडिया का मैप है तो ये उल्टा बनाया गया है, ठीक। और अगर इसको बुक को उल्टा करके देखें तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया है वो नीचे से तो थोड़ा सा सिमिलर इसमें दिखाया गया है, और जो श्रीलंका वो इतना बड़ा दिखाया गया, और इंडिया ऐसा दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ दिक्कतें हैं इस मैप के द्वारा। फिर ये दूसरा हमारा मैप बनाया गया है, ये इंडिया का लग भी रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये इंडिया का लग भी रहा है। और यहाँ पर जो पहला वाला मैप है उसमें तो अरेबियन में क्या नाम लिखे गए हैं, और एक में तो कन्नौज भी लिखा गया जो कि यूपी में, और वो यहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक। तो यूपी में तो उसका है नाम, तो ये तो अरेबियन में लिखा गया है। दूसरा, ये इंडिया का एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आज के मैप से, लेकिन इसको हम परफेक्ट मैप नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इधर गुजरात को देखिए, ठीक है। लेकिन जो नीचे और श्रीलंका का मैप है ये बिल्कुल करेक्ट बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट मैप था, जो कि उल्टा मैप, बेकार सा मैप था, वो उसके 600 साल बाद ये मैप नंबर 2 बना है। वो मैप नंबर 1 के 600 साल बाद ये हमारा मैप नंबर 2 बना हुआ है, ठीक है। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हद तक सही भी दी गई हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इनको बचा कर रखते हैं, ठीक है। ये मैप को रखते हैं क्योंकि इससे क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये सारे, इन सबसे हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग इसको समझते थे कि इंडिया हमारा ऐसा दिखता था। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। तो इसे स्टार्ट करते हैं। If the context in which information is produced changes with time, what about languages and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary,
The meaning of words also change over time. Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicle who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate. The area included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never includes South India. By contrast, in the early 16th century, Babar and Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau use the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take, for example, a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an India. In the medieval period, a foreigner was an stranger who appeared, say, in given village, someone who was not a part of the society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person. In Persian, Ajnabi. A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब कि जैसे जैसे ये पुराना मिडीवल पीरियड है, तो यहाँ पे जो पर्शियंस हो गए, ठीक है, पर्शियन ने जैसे कुछ नाम दे दिए, ठीक, तो वो क्या, वो जैसे अब आपको क्या बताऊँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसका किसका किसका, हाँ, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है एक एग्ज़ाम्पल अपने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो पुराने के लोग हैं, जैसे एक पर्शियन थे जिनका नाम था मिनहाज-ई-सिराज, इन्होंने इंडिया को नाम दे दिया था, मतलब कि तब के भारत को नाम दे दिया था हिंदुस्तान, ठीक। तो ये पुरानी टर्मिनोलॉजी इन्होंने हिंदुस्तान दे दी। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में अमीर खुसरो आए, उन्होंने इंडिया को टर्म दे दिया हिंद, ठीक। फिर हिंद के बाद क्या, वो इंडिया। तो ये सब क्या है, पुरानी टर्मिनोलॉजी थी। फिर टर्म मतलब कि इस देश को एक टर्म दे दिया गया, इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। फिर बाद में क्या, वो टर्म किस में बदल गई, वो टर्म बदल गई जा कर के एक दूसरे देश के नाम पे, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, ठीक। तो ये सब पुराने। अब जैसे आगे पढ़ेंगे तो जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, ये सब क्या भारत ही के नाम है। ये सब ओल्ड टर्म है। टर्म मतलब टर्मिनोलॉजीज़, मतलब कि पुराने समय में इसको क्या क्या टर्म मिली हुई है, तो ये सब क्या टर्म होता है, ठीक। टर्म तो हम लोगों ने सब पढ़ रखा है। तो जो टर्म मिली हुई है, ठीक, तो जैसे अब जैसे फॉरेनर्स, ठीक, तो फॉरेनर्स मतलब कि यहाँ पर एक फॉरेनर्स का सिस्टम होता था। जैसे कि अगर एक ही सोसाइटी है, ठीक, एक सोसाइटी में क्या है कि एक आदमी आए जो कि उनकी सोसाइटी का नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, ये एक फॉरेनर है। मतलब कि तब के लोग उन्हें क्या बोलेंगे, फॉरेनर तो नहीं कहते थे, वो तब के लोग उनको अजनबी, ये एक पर्शियन ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, अजनबी, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, परदेशी भी कहते हैं, ठीक। तो यही एक पर्शियन और पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एक ही सोसाइटी है, और मतलब कि जैसे एक ही विलेज है, ठीक, एक विलेज में एक आदमी क्या है, एक आदमी है फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक, और दूसरा आदमी क्या है, दूसरा आदमी है पीसेंट। तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, फॉरेनर हो गए, ठीक। और
एक आदमी है पीसेंट और एक कोई दूसरी कास्ट या दूसरे रिलीजन का है और वो भी पीसेंट है, तो वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये अंतर होता था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rules of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1,000 years, from roughly 700 to 1750. You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscription, architecture, and textual records for information, but there is also considerable discontinuity. The number of variety of textual records increased dramatically during this period. The slowly displaced other types of available information through this period. Paper gradually became cheaper and more widely available. People use it to write holy texts, chronicles of rulers, letters of teachings of saints, petitions, and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries, and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. There was no printing press in those days, so scribe copy manuscript by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is it written. As a result, there are small but significant difference in your copy. Cannot read your friend's writing and are forced to guess what is written. As a result, there was a small but significant difference in your copy of friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until of the same text becomes substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by the latter scribes. As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicles, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर बात करी गई हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस की। तो यहाँ पे देखिए सोर्सेस और हिस्टोरियंस जैसे जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि हर्षवर्धन थे, उनके एक राइटर थे कौन, हरीशेन, उनसे क्या वो लिखवाया करते थे कविताएं, ठीक। तो क्या करते थे वो अपने बारे में लिखवाया करते थे, ठीक। इससे क्या मतलब था उनका कि बाद में जब और भी लोग आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर क्या एक रूलर था जिसका नाम क्या था, हर्षवर्धन था, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो
हिस्टोरियंस के लिए सोर्स एक छोड़ रहे थे कि वो समझ सके कि पुरानी हिस्ट्री कैसे होती है। ठीक है, अब अगर आपको पता करना हो कि आपके दादा लोग यानी कि आपके जो ग्रैंडफादर लोग हैं वो कैसे मतलब कि अपने जगह में कैसे रहते थे, तो आप कैसे पता करोगे? या तो आप अपनी मम्मी पापा से पूछोगे, या उन्हें नहीं पता होगा तो आप गाँव में जाएंगे जहाँ वो रहते थे वहाँ पूछोगे, वहाँ जो बूढ़े लोग होंगे उनसे पूछोगे, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है अपने दादा के दादा के दादा के, यानी कि एकदम ग्रेट, मतलब कि आप जैसे आपको अपने 10 दादाओं के ऊपर जो एक दादा आते हैं उनको, उनके बारे में आपको क्या पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे? तो आप तो ऐसे तो किसी से पूछ के तो पता नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपके 10 दादा के पहले जो दादा होंगे तो वो सब, उनके साथ के लोग जितने भी होंगे वो तो सब ख़त्म ही हो चुके होंगे। तो कैसे पता करोगे? तो आप पता करोगे, कोई डॉक्यूमेंट्स होगा उनके बारे में, है ना। अगर उनका कोई लिखने का शौक़ होगा, हालांकि आज तो कुछ भी ज़्यादा नहीं बचता है, लेकिन अगर उनको कुछ शौक़ होगा, उन्होंने अगर कोई सोर्स छोड़ा होगा तो उससे क्या पता करा जा सकता है। तो ऐसे ही हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि ये लोग क्या, जो रिसोर्सेज है, मतलब कि जो सोर्स है वो छोड़ कर जाते थे। तो वो लोग क्या छोड़ के जाते थे? मैन्युस्क्रिप्ट छोड़ कर जाते थे, इंस्क्रिप्शन छोड़ कर जाते थे, है ना। और 6th क्लास में पढ़ा था प्रशस्तीज, वो छोड़कर जाते थे। तो उनसे क्या हम लोगों को पता चलता था कि इनमें क्या लिखा गया है। अब जैसे हिंदू रिलीजन में ही बहुत सारी चीज़ें रखें, जैसे ग्रंथ रखे, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो ये सारे वेद है, वेदास है, जिनसे कि हम लोगों को पता चलता है पुराने चीज़ों के बारे में, है ना फ्रेंड्स। तो इन सब, ये सारे सोर्स है हमारे लिए, जिससे हम लोग क्या सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो ये जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, मोनास्ट्रीज होते हैं, सब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं ये सब कहाँ रखे जाते हैं? ये तो कोई जो वेल्दी यानी अमीर पर्सन होता है वो इनके अपने पास रख लेता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पुराने समय की चीज़ें होती हैं उनको क्या खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, अपने घर में डिस्प्ले करने के लिए रख लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रूलर्स जो होते हैं, यानी कि किंग हो गए, ठीक है, तो वो रख लेते हैं कुछ। और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई वो सब मोनास्ट्रीज में या टेम्पल्स में क्या स्टोर होती हैं, लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं। और एक जगह क्या होती है, आर्चीव एक जगह होती है जहाँ पे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब स्टोर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बात करें किसकी, और यहाँ पर ये बात करें, यहाँ पे ये बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं सब छोड़ कर जाते हैं हम लोगों के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हो गए ये तो काफ़ी मतलब कि इनसे तो पता करा जा सकता है, लेकिन जब इनसे पता करा गया तो इनमें देखा गया कि ये तो एक ही मैन्युस्क्रिप्ट है, तो एक ही चीज़ों के बारे में लिखी गई है। अब एक ही चीज़ के बारे में कैसे? तो देखिए, अब पहले के ज़माने में आज से कम बहुत, ये तो 1356 चल रहा है, अभी कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024, और ये बात हो रही है 1356 की, है ना। तो यानी कि बहुत टाइम पहले, यहाँ पे अंग्रेज़ों के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तब तो प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, प्रिंटर्स तो बिल्कुल भी थे ही नहीं, है ना। तो अगर किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो कैसे करना होता है? अब जैसे कि प्रिंटर है, ठीक। अब प्रिंटर, अगर हम लोगों को किसी एक चीज़ की कॉपी करनी है, उसकी 10 कॉपी निकाली, प्रिंटर से निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन पहले के ज़माने में जब अगर कॉपी निकाली तो कैसे निकालेंगे? तो वो क्या करते हैं, पहले 10 पन्नों का, जैसे उन्होंने कुछ लिखा उसको एक बार लिखा, फिर दूसरी बार 10 पन्नों का लिखेंगे, फिर तीसरी बार 10 पन्नों का लिखेंगे, फिर चौथी बार 10 पन्नों का लिखेंगे। तो वो ऐसे प्रिंटिंग करते थे। तो अब क्या करते हैं, अब जैसे किसी ने अपने बारे में प्रशस्ति लिख, मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, ठीक। फिर उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लिख करके कोई आदमी है वो लिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ही लोग काम करते हैं अपने स्कूल में, हमारा काम छूट जाता है तो हम लोग अपनी दोस्त की कॉपी ले लेते हैं, और उस दोस्त की कॉपी में कुछ ऐसा कोई सेंटेंस होता है नहीं समझ में आ रहा होता है, तो कभी कभी खुद बना लेते हैं या कभी किसी से पूछ लेते हैं, और कभी कभी नहीं पता चलता तो एकदम सेम डिज़ाइन बना देते हैं। तो वो क्या वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि उनको राइटिंग नहीं समझ आ रही, उन्होंने अपना कुछ लिख दिया, या फिर उन्होंने पूछ के किसी से लिख दिया, या कोई वर्ड बदल दिया, या उसको लिखा ही नहीं, या जैसा लिखा था बिल्कुल वैसी सेम डिज़ाइन बना दी। तो ऐसे करके जो सेम ही मैन्युस्क्रिप्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या डिस्टर्ब हो, मतलब कि ख़राब हो गई, मतलब कि सब अलग अलग चीज़ें बनाने लगी। जैसे कि मेरा नाम क्या है, उसने लिखा मेरा नाम
पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। ठीक, दूसरे ने क्या लिख दिया, मेरा नाम पॉलिटिकल ग्रुप्स है। अब तीसरे ने लिख दिया मेरा नाम प्रोविंशियल ग्रुप्स है। फिर चौथे ने भी प्रोविंशियल ग्रुप्स लिख दिया। फिर किसी ने कोई आया, उसने लिख दिया मेरा नाम पुलिस गुड्स है। तो ऐसे ही चल चल के क्या ये सब एकदम चेंज हो गया। और अगर फर्स्ट कॉपी और लास्ट कॉपी देखे लिखी जो गई हैं, जो पहले सबसे पहले कॉपी लिखी, उनमें देखा जाएगा तो लग रहा होगा कि ये तो किसी अलग चीज़ के बारे में लिखी है, ये किसी अलग चीज़ के बारे में लिखी है। तो ऐसे क्या दिक्कतें आ जाती हैं। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moment, in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New food and beverage arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, teas, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and culture changes. You will learn about some of these changes in chapter 5. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and possibilities for people to carve a fortune. The group of peoples who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajaputra, the son of the ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more gradually to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. The term included not just ruler and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies in different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the quality attribute of Rajput by other poets and bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms, and Kathas, Akas, scribe the secretaries also used the opportunities of the age to become politically important. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. A changes faster and more complete in some areas than in others. Change in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and become peasants. These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They become a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social difference emerged amongst peasants. Some possessed more productivity land productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the
basis of their background and other occupation. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. Jatis framed their own rules and regulation to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as the Jati Panchayat. But jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they they were only on a small unit unit of state. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो चलिए फिर से ऊपर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई थी कि इस टाइम पे आते ही जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, अब उन उस टाइम की टेक्नोलॉजी आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन ये भी क्या तब के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन थी तब के लोगों के लिए। वो इन्वेंशन ये थी कि एक लकड़ी का पहिया उन्होंने बनाया था, ताकि वो क्या जो पुलिस सिस्टम होता है, यानी ये जितने भी पुलिस सिस्टम है, आप 8th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसमें ये बताया जा रहा है ताकि ये पुलिस सिस्टम, एक बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसका उन्होंने क्या इन्वेंशन करा था, जो कि सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है इस दुनिया का, मतलब इस दुनिया का, हाँ, इसी दुनिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, इन्वेंशन माना जाता है। जिससे क्या किया गया, जो लोग थे उनको क्या करने लगे, इनके जो हैबिटेट है इस पे क्या आने लगा, इसमें बहुत बड़ा क्या आ गया, चेंज आ गया। इस चेंज के आने की वजह से क्या हुआ कि चेंज तो आया, चेंज के साथ ही क्या होने लगा, इनका जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान क्या मतलब कि उनको काफ़ी मदद मिलने लगी अपने इस काम, जैसे इन्होंने ये काम करा तो इस के वजह से इनको क्या बहुत ज़्यादा आराम हो गया। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4, it comprises many region। A Sanskrit Prashasti, see chapter number 2 for an example of a Prashasti raising the Delhi Sultanate. Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he has the ruler of a vast empire that stretches from Bengal, Gauda in the east of Ghazni, uh, Gajana in Afghanistan in west, and included all of South India. Dravida people of different region, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat apparently fled before his armies. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. By 700, many regions already passed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 7. There were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Chapter 8. But years of imperial pan-regional rules had altered the character of the regions across most the subcontinent, and
and regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economic elite, cultures, and language. Through the thousand years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जगह दी गई है, मतलब कि यहाँ पर क्या एक रूलर थे जिनका नाम गियासुद्दीन था, गियासुद्दीन बलबन। वो एक बहुत ही बड़े एम्पायर के क्या थे, बहुत ही बड़े एम्पायर के एक वो रूलर थे, ठीक। और रूलर होने के साथ क्या थे, वो यहाँ पर आए तो वो क्या करते थे, वो मतलब कि बिना लड़े इनका कहाँ अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ बहुत ही बड़ा क्या था, इनका एक रूलर था, रूल मतलब कि एम्पायर था, एक एम्परर थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आने के बाद क्या करते थे, कोई सा भी मतलब कि जैसे कोई भी जगह चाहिए तो वहाँ पे आकर के वो कोई सी भी जगह को क्या एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। और इनके पास क्या एक बहुत ही बड़ा, इसकी वजह से इनके पास एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, इनके पास एक बहुत बड़ा क्या कंट्रोल आ गया था सब जगह का, ठीक। जिससे वजह से इनका बहुत बड़ा क्या हो गया था, इनका बहुत बड़ा जो एम्पायर था वो हो गया था। और फिर बाद में क्या, जो अदर एम्परर्स आए, रूलर्स आए, जैसे तुगलक आए, खलजीज आए, मुगल्स आए, ठीक है, चोलाज आए, तो इनके इन खलजीज की वजह से क्या हुआ, मतलब इन सारों की वजह से क्या हुआ कि इनके जो भी जितना भी इनका डायनेस्टी था वो सब क्या ख़त्म होने लगा। क्योंकि ये वहाँ पे आते थे और ये सक्सेसफुल हो जाते थे, जिनकी वजह से क्या होता था, इनका जो जितना भी रूलर्स था सब क्या ख़त्म होने लगा था, ठीक फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as passing of hours, day, or years. As a clock or a calendar, time also reflects changes in social and economic organization. In persistent of transformation of ideas and beliefs, the study of the time is made somewhat easier by dividing the past into large segments period that possesses shared characteristics. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim, and British. This division, based on the idea of the religion of the rulers, was the तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकल पीरियड्स को तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। यानी कि एक ब्रिटिश आए, ब्रिटिश का नाम ये अभी तो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन जैसे हम लोग क्लास 8th में पहुँचेंगे और 8th क्लास के हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, वहीं पर क्या है, पहले ही में यहाँ पर दे दिया गया है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके कितने पार्ट किए गए। इंडिया की हिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट किए गए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करने के बाद उन्होंने जो इंडिया है मतलब हिस्ट्री है उसको क्या 3 पीरियड्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जो कि रिलीजन के हिसाब से किया गया, ठीक है। ये किसने किया था, ये किया था एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे और वहाँ के पॉलिटिशियन लीडर थे जिनका नाम था जेम्स मिल, उन्होंने क्या इसको करा था, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।